आज हम एक बहुत ही आम लेकिन कभी-कभी मुश्किल लगने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। अंग्रेजी में अपने परिवार के बारे में कैसे बात करें। हमारे पास एक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस गाइड से कुछ हिस्से हैं जो खासकर शुरुआती सीखने वालों के लिए बनाए गए हैं। और हमारा मिशन सिर्फ ये देखना नहीं है कि इसमें क्या सिखाया गया है, बल्कि ये समझना है कि इसे ऐसे क्यों सिखाया गया है। मतलब इस आसान से दिखने वाले संवाद के पीछे भाषा सिखाने की रणनीति क्या है। तो चलिए इस गाइड को खोलकर देखते हैं कि इसके डायलॉग्स, शब्द और ग्रामर के पीछे आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प विषय है, क्योंकि अपने परिवार के बारे में बताओ, ये सवाल लगभग हर अंग्रेजी सीखने वाले की जिंदगी में आता ही है। हाँ, कभी ना कभी तो आता ही है। चाहे वो क्लासरूम हो या किसी नए दोस्त से पहली मुलाकात। और ये जितना आसान लगता है ना, उतना होता नहीं है। सही बात है, घबराहट में अक्सर लोग गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये गाइड इसी घबराहट को कम करने की कोशिश करता है। इसमें रोहन और आयशा के बीच एक बातचीत दी गई है और हम इसी के जरिए अपनी पड़ताल करेंगे। अच्छा। आयशा की पहली लाइन है, रोहन टेल मी अबाउट योर फैमिली। एकदम सीधी सरल शुरुआत। और ये सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ कोई मुश्किल शब्द नहीं, कोई घुमावदार वाक्य नहीं है। ये एक तरह का सेफ जोन बनाता है। सीखने वाले को पता होता है कि बातचीत यहीं से शुरू होगी, लेकिन जो जवाब आता है वो ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, रोहन कहते हैं, शो वी आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। एग्जैक्टली। इसी वाक्य पर मैं सबसे पहले ध्यान खींचना चाहती थी। वी आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मतलब व्याकरण के हिसाब से ये गलत नहीं है, पर क्या असल जिंदगी में लोग ठीक इसी तरह बोलते हैं, या ये सिर्फ सीखने वालों के लिए एक आसान बनाया गया ढांचा है? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है दोनों। देखिए, नेटिव स्पीकर्स शायद ज्यादा आमतौर पर कहेंगे देयर आर 5 ऑफ अस या आई हैव अ फैमिली ऑफ 5। हाँ, वो ज्यादा नेचुरल लगता है। लेकिन वी आर 5 मेंबर्स को एक ट्रेनिंग व्हील की तरह समझिए। ये ऐसा मजबूत, भरोसेमंद ढांचा है जो कभी गलत नहीं हो सकता। अच्छा। सीखने वाले को बस एक नंबर बदलना है, 3, 4, 5 और वाक्य तैयार। ये आत्मविश्वास बढ़ाने की एक बहुत कारगर तकनीक है। आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा कि वाक्य कैसे बनाऊं। सही। बस जानकारी भरने को कहा जा रहा है। मतलब मकसद सिर्फ सही होना नहीं है, बल्कि बिना अटके बोलना है। और ये पैटर्न काम करता है क्योंकि जब बाद में रोहन आयशा से पूछते हैं तो वो भी इसी ढांचे का इस्तेमाल करती हैं। हाँ, वी आर 4 मेंबर्स। हाँ, ये एक तरह से बातचीत का अलिखित नियम बन जाता है ना। बिल्कुल। इसे भाषा विज्ञान में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे एक इमारत बनाते समय मचान लगाया जाता है ना, एक मचान का काम करते हैं। एक बार जब सीखने वाला आत्मविश्वास से भर जाता है तो वो इस मचान को हटाकर ज्यादा स्वाभाविक तरीके से बोलना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो परिवार का साइज बताने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप आता है कि उन लोगों के बारे में थोड़ा और जाना जाए। बिल्कुल। और आयशा वही करती हैं, वो पूछती हैं हु ऑल आर इन अ फैमिली, यानी आपके परिवार में कौन कौन है। और रोहन का जवाब हमें इस गाइड की दूसरी खासियत दिखाता है, बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी शब्दावली। वो कहते हैं, आई लिव विद माई पेरेंट्स, माई यंगर सिस्टर एंड माई ग्रैंडमदर। यहाँ 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, पेरेंट्स, यंगर सिस्टर और ग्रैंडमदर। हाँ। पेरेंट्स शब्द का इस्तेमाल माय मदर एंड फादर कहने से कहीं ज्यादा स्वाभाविक और छोटा है। सही बात है। ये उन छोटे छोटे बदलावों में से एक है जो आपकी अंग्रेजी को किताबी से ज्यादा असली बनाते हैं। और यंगर सिस्टर और बाद में आयशा के जवाब में एल्डर ब्रदर का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि भारतीय भाषाओं में हम अक्सर सिर्फ भाई या बहन कह देते हैं। हाँ, लेकिन अंग्रेजी में यंगर या एल्डर लगाना ज्यादा स्पष्टता देता है। बिल्कुल। हाँ, ये एक कल्चरल बारीकी भी है। कई पश्चिमी संस्कृतियों में भाई बहन के बीच उम्र का फर्क उतना जाहिर नहीं किया जाता जब तक पूछा ना जाए। लेकिन यहाँ गाइड इसे शुरू में ही साफ कर रहा है, जो शायद भारतीय संदर्भ के ज्यादा करीब है। लेकिन एक और बात पर गौर करें, गाइड ग्रैंडमदर पर रुक जाता है। ये आंट, अंकल, कजिन्स जैसे अधिक जटिल रिश्तों से बचता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब है कि गाइड का लक्ष्य संपूर्णता नहीं बल्कि प्रारंभिक सफलता है। बिल्कुल। सीखने वाले को ये महसूस कराना कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से बातचीत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, जहाँ लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। कहाँ पर? पेशा या काम के बारे में पूछने में। ओहो, हाँ बिल्कुल। और गाइड यहाँ एक सुनहरा नियम देता है। आयशा पूछती हैं, व्हाट इज योर फादर डू? हाँ, ये वाक्य किसी का पेशा पूछने का सबसे मानक,
सबसे स्वाभाविक और सबसे सम्मानजनक तरीका है। लोग अक्सर इसका सीधा अनुवाद करने की कोशिश करते हैं, जैसे व्हाट इज योर फादर्स जॉब या व्हाट इज योर फादर्स वर्क, जो सुनने में बहुत अजीब लगता है। बहुत अजीब। लेकिन व्हाट डज ही डू, ये सवाल एकदम सटीक है। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यह सवाल व्यक्ति के काम मतलब जॉब पर नहीं, बल्कि उसकी भूमिका, उसके रोल पर केंद्रित है। जॉब एक बहुत ही संकीर्ण शब्द है। अच्छा। कोई व्यक्ति एक लेखक हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास उस वक्त कोई जॉब ना हो। कोई गृहिणी हो सकती है जिसका काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे जॉब नहीं कहा जा सकता। सही बात है। तो व्हाट डज शी डू एक ज्यादा व्यापक और सम्मानजनक सवाल है, जो हर तरह की भूमिका को समेट लेता है। ये गाइड इस छोटी सी बात से बहुत बड़ी सीख दे रहा है। अब आते हैं जवाब पर, क्योंकि यहाँ व्याकरण का एक बहुत ही सूक्ष्म खेल है। अपने पिता के बारे में रोहन कहते हैं ही वर्क्स एज अ बैंक मैनेजर, लेकिन अपनी माँ के बारे में वो कहते हैं शी इज अ टीचर। पहली नजर में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर इनमें एक छोटा सा फर्क है। क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? जरूर। ये इस गाइड का सबसे शानदार हिस्सा है। दोनों वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थायी तथ्य है। बिल्कुल। किसी का पेशा या उसकी स्थायी स्थिति, जैसे छात्र होना, एक लंबे समय तक चलने वाला तथ्य माना जाता है, और व्याकरण का नियम है कि स्थायी तथ्यों और आदतों के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। ये एक मजबूत आधार है। अब आते हैं फर्क पर। वर्क्स एज अ बनाम इज अ। हाँ, यही वो बारीकी है जो मुझे दिलचस्प लगी। ही वर्क्स एज अ बैंक मैनेजर ज्यादा स्पेसिफिक है। ये उनकी भूमिका या पद पर जोर देता है। ये बताता है कि वो बैंक में एक मैनेजर के तौर पर काम करते हैं। अच्छा। दूसरी तरफ शी इज अ टीचर उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी को बताता है। वो एक टीचर हैं। ये ज्यादा सीधा और सामान्य कथन है। मतलब दोनों ही सही हैं। दोनों ही 100% सही हैं, लेकिन उनके अर्थ में एक हल्का सा अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपनी जॉब प्रोफाइल को लेकर बहुत स्पष्ट है, तो वर्क्स एज का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे आई वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। हाँ। और अगर कोई अपने पेशे को अपनी पहचान की तरह बताना चाहता है, तो आई एम अ डॉक्टर कह सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गाइड बिना बताए ये सिखा रहा है कि अंग्रेजी में एक ही बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, और हर तरीके का अपना एक अलग अंदाज होता है। बिल्कुल। और इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए रोहन अपनी बहन के बारे में कहते हैं, शी इज इन स्कूल, शी स्टडीज इन क्लास 10। यहाँ भी स्टडीज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हाँ, क्योंकि ये भी उसकी एक स्थायी, लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है। ये सब कुछ एक ही व्याकरण के नियम से जुड़ा है, जो इस बातचीत को एक सूत्र में पिरोता है। इस गंभीर चर्चा के बाद बातचीत में एक हल्का फुल्का मोड़ आता है। आयशा पूछती हैं, डू यू हैव एनी पेट्स? ये अचानक से क्यों? ये एक बेहतरीन सामाजिक कौशल है। लगातार काम, पढ़ाई और परिवार की संरचना के बारे में बात करना थोड़ा भारी हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। पालतू जानवरों के बारे में पूछना बातचीत को हल्का करने, एक व्यक्तिगत जुड़ाव बनाने का एक शानदार तरीका है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल में उस व्यक्ति में रुचि रखते हैं। ये तो है। मुझे याद है, एक बार मैं किसी से मिला और हमारी पहली पूरी बातचीत उनके पालतू कछुए के बारे में थी। कभी-कभी यही छोटी-छोटी बातें कनेक्शन बनाती हैं। और रोहन का जवाब, यस वी हैव अ डॉग, हिज नेम इज ब्रूनो, इस बातचीत को और ज्यादा मानवीय बना देता है। और यहाँ भी हैव का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जो मालिकाना हक को एक स्थायी तथ्य की तरह दिखाता है। सही। बिल्कुल। अब तक रोहन ने अपने परिवार की पूरी तस्वीर पेश कर दी है। सदस्यों की संख्या, कौन-कौन हैं, वे क्या करते हैं, और यहाँ तक कि एक पालतू जानवर भी। उन्होंने गाइड द्वारा दिए गए सभी औजारों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है। और फिर बातचीत का दूसरा दौर शुरू होता है। रोहन एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। वो सवाल वापस आयशा की तरफ मोड़ते हैं। आयशा, व्हाट अबाउट योर फैमिली? ये क्यों जरूरी है? ये सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, ये प्रभावी संवाद की नींव है। बातचीत एक दो तरफा रास्ता है। अगर आप सिर्फ अपने बारे में बताते रहेंगे, तो वो एक इंटरव्यू या भाषण बन जाएगा। सवाल वापस पूछकर रोहन दिखाते हैं कि वो भी आयशा की जिंदगी में उतनी ही रुचि रखते हैं। ये संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये एक सामाजिक नृत्य की तरह है। एक कदम आप आगे बढ़ाते हैं, फिर एक कदम आपका साथी। बहुत खूब। अब देखते हैं कि आयशा इन नियमों का कैसे इस्तेमाल करती हैं। वो कहती हैं, वी आर 4 मेंबर्स, वही भरोसेमंद पैटर्न। हाँ, वही पैटर्न। फिर वो बताती हैं,
माय पेरेंट्स, माय एल्डर ब्रदर एंड मी। और फिर रोहन वही सुनहरा सवाल पूछते हैं, व्हाट डज योर ब्रदर डू? और यहाँ आयशा का जवाब हमें एक नई स्थिति से परिचित कराता है जो बहुत वास्तविक है। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं ही इज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यहाँ पर व्याकरण बदल गया है। हाँ, इज प्रिपेयरिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यह क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि यह एक स्थायी नौकरी या पेशा नहीं है, यह एक अस्थायी लेकिन जारी प्रक्रिया है। वो अभी इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दिखाता है कि भाषा कितनी डायनामिक है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल। स्थिति के हिसाब से नियम बदलते हैं। अगर उनका भाई इंजीनियर होता तो वो कहती ही इज एन इंजीनियर, सिंपल प्रेजेंट। लेकिन क्योंकि वो तैयारी कर रहा है तो उन्होंने ही इज प्रिपेयरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। यह गाइड सिर्फ नियम नहीं रटवा रहा, बल्कि यह भी दिखा रहा है कि अलग-अलग स्थितियों में उन नियमों को कैसे बदलना है। यह सीखने वाले को असल दुनिया की बातचीत के लिए तैयार कर रहा है, जहां हर किसी के पास एक सीधी-साधी नौकरी नहीं होती। हाँ, कोई पढ़ रहा होता है, कोई नौकरी ढूंढ रहा होता है, कोई कुछ और कर रहा होता है। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये गाइड सिर्फ एक संवाद नहीं है, ये एक पूरा सर्वाइवल किट है। अच्छा शब्द है। ये आपको सिखाता है कि बातचीत कैसे शुरू करें, परिवार का आकार कैसे बताएं, सदस्यों का परिचय कैसे दें, उनका पेशा कैसे पूछें और बताएं, और अंत में बातचीत का संतुलन कैसे बनाए रखें। हाँ, और स्रोत के अंत में जो प्रैक्टिस टाइम और ग्रामर मिनी लेसन्स हैं, वे इन्हीं औजारों को और पैना करने का काम करते हैं। बिल्कुल। भाषा सीखना केवल नियमों को जानना नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी मसल मेमोरी का हिस्सा बनाना है। जब आप बार बार दोहराते हैं, माई फादर इज अ डॉक्टर, माई सिस्टर वर्क्स एज अ टीचर, तो ये वाक्य आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। अपने आप। फिर जब असल में बोलने का मौका आता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, शब्द अपने आप निकलते हैं। तो कुल मिलाकर ये गाइड हमें सिर्फ वाक्य बनाना नहीं सिखाता, बल्कि एक तरह का सामाजिक नृत्य सिखाता है। कैसे पूछें, कैसे जवाब दें, कैसे विषय बदलें और कैसे सामने वाले में रुचि दिखाकर एक अच्छा संवाद स्थापित करें। हाँ, तो आज के इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि परिवार के बारे में बात करने के लिए कुछ मुख्य बातें याद रखनी होती हैं। सदस्यों की संख्या कैसे बताएं, पेरेंट्स, यंगर सिस्टर जैसे शब्दों का सही इस्तेमाल, और सबसे जरूरी किसी का पेशा पूछने और बताने का सही तरीका। बिल्कुल। और ही वर्क्स एज अ बैंक मैनेजर और शी इज अ टीचर के बीच का मामूली सा फर्क भी बातचीत को ज्यादा स्वाभाविक बनाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल ये दिखाता है कि ये स्थायी तथ्य हैं जो इस तरह की बातचीत का आधार है। हाँ, और ये भी साफ है कि इन संरचनाओं का अभ्यास करना कितना जरूरी है, ताकि ये केवल याद की हुई लाइनें ना लगें, बल्कि बातचीत का एक सहज हिस्सा बन जाए। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। बताइए। हमने देखा कि इन स्रोतों में परिवार के बारे में पूछने का मतलब मुख्य रूप से उनके सदस्यों के काम और पढ़ाई के बारे में पूछना है। रोहन और आयशा की पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, ये तो है। ये सोचने वाली बात है कि जब हम किसी से अंग्रेजी में, खासकर एक औपचारिक या नई जान पहचान में, उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, तो हमारा ध्यान उनकी भूमिकाओं और व्यवसायों पर ही क्यों केंद्रित रहता है? अच्छा सवाल है। क्या बातचीत के ये पैटर्न किसी व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने का एक अवचेतन तरीका है, या क्या बातचीत शुरू करने के और भी तरीके हो सकते हैं जो रिश्तों, साझा यादों या व्यक्तिगत संबंधों पर ज्यादा जोर देते हों, बजाय इसके कि कौन क्या करता है?